बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, कई दफ़ा केसेस तो आपको कुछ घंटे पहले मिल जाते हैं, कुछ एक दिन पहले मिल जाते हैं, शायद आपको उसको उतना प्रिपेयर करने का टाइम ना मिले कि आप जजमेंट्स के प्रिंट्स निकलवाएं, बुकलेट्स बनवाएं। इन केसेस के अंदर क्या प्रैक्टिस रहती है आपकी? मेरा अपना ज़ाती मानना है कि इस तरह होता नहीं है कि आपको एट दी 11th आवर कोई केस मिले और आप जाके उसको आर्ग्यू करें। सबसे हमारा हाई कोर्ट का, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अब ज़्यादा हाई कोर्ट की है, तो आपको एक हफ़्ता पहले ही अपनी पूरी पेशी का पता चल जाता है। आपको पता चल जाता है कौन कौन से केसेस हैं। येस, जो अर्जेंट केसेस होते हैं वो आप आज दायर करते हैं, अगले दिन लगे होते हैं। और जो द मोस्ट अर्जेंट नेचर के केसेस होते हैं जो कि सेम डे भी लगते हैं, बहुत सारी बेल्स हैं जो आप सेम डे भी लगवाते हैं, जहाँ पे आपको डर होता है कि अगर ये कल पे गया मेरी पार्टी अरेस्ट हो जाएगी। तो उस स्टेज के ऊपर शायद केस लॉ की उस तरह ज़रूरत ना पड़े जिस तरह के एक डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट की स्टेज के ऊपर पड़ती है। बट सिंस आपने रजिस्टर बनाया हुआ है, आपने प्रोपोजिशन देखी, आपने उसके कंटेंट्स देखे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार इसी तरह का केस एक ऑलरेडी मैंने किया। सो यू इमीडिएटली गो बैक टू योर रजिस्टर और वहाँ से साइटेशन देके यू कैन गेट द प्रिंट। और मैं तो बल्कि इस तरह भी करता हूँ कि मैंने कुछ जो PDF फॉर्मेट में भी केस लॉज रखे हुए अपने ऑनलाइन अपने पास, सो वहीं से उसी वक्त कमांड दी प्रिंट करके निकाल ली और आपके पास आ गई जमा कराती। अच्छा सर, जो यंग लॉयर्स देख रहे हैं और उसको हमने भी बताया कि एक एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए लॉ जर्नल्स पढ़ने की। अगर हम एक कमोपेश 24 घंटे के दिन का एक टाइम स्पेंड देखें तो आपके मुताबिक कितना टाइम है जो एक यंग लॉयर को स्पेंड करना चाहिए इन रीडिंग द लॉ जर्नल्स? अच्छा, जब मैं बाहर पढ़ने गया उससे पहले मेरी प्रैक्टिस ये हुआ करती थी कि मेरी फील्ड से रिलेटेड जो लॉ जर्नल्स हैं, जिसमें SCMR है, जिसमें PLDs है, जिसमें ALD है, जिसमें PCRLJ है, जिसमें MLD है, जिसमें PCRLJ, ये 6 रिसाले जो मेरी नज़र में अच्छे रिसाले हैं, बल्कि बहुत अच्छे रिसाले हैं फ़ौजदारी वकालत को पढ़ने के लिए। तो मेरी कोशिश ये हुआ करती थी कि जिस महीने का रिसाला आया हुए हैं, ये 6 रिसाले मैंने महीने के अंदर ख़त्म करने होते थे। ठीक है, मेरी ये प्रैक्टिस थी। अच्छा, जब मैं पढ़ने चला गया, आपकी रीडिंग स्किल्स जो है वो बढ़ जाती हैं, आपको स्किमिंग का वो समझ आ जाता है कि मैं अगर ये लाइनें छोड़ भी दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आई जस्ट गो टू द फैक्ट्स एंड देन ऑपरेटिंग पार्ट और स्किम करते हुए चले गए। तो अब मेरी प्रैक्टिस ये है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप पूरे रिसाले पढ़ें, अगर नहीं भी पढ़ सकते तो इन रिसालों के शुरू में एक हेड नोट्स होते हैं, डिटेल नोट्स बनाए होते हैं, तो वो उनको पढ़ने से आपको एक ग्लिम्स मिल जाता है कि इस केस में क्या बात हो रही है क्या। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप इन लॉ रिसालों को, अगर आप फ़िलासफ़ी पे कुछ नहीं पढ़ना चाहते, लिटरेचर पे कुछ नहीं पढ़ना चाहते, हिस्ट्री पे कुछ नहीं पढ़ना चाहते, जो कि बहुत ज़रूरी है, आपको पढ़ना चाहिए उनके ऊपर भी, लेकिन अब मेरी प्रैक्टिस ये है कि लॉ जर्नल्स मेरे पास, सिंस आई यूज़ पाकिस्तान लॉ साइट, तो मेरे पास वो अपने टैबलेट के ऊपर होते हैं। तो बिफोर गोइंग टू स्लीप आई जस्ट स्किम थ्रू द लेटेस्ट जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो वो एक आपको आइडिया और मिल जाता है। और अगर आप 1 घंटा भी रोज़ का लगा दें लॉ जर्नल्स के ऊपर, इट इज़ मोर देन सफाइस। तो 1 घंटा भी लगा सकते हैं। अभी बात आपने की कि लिटरेचर वगैरह की, बाकी सब्जेक्ट्स की, अभी रिसेंटली इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बोला कि एक अच्छे लॉयर में और बेहतरीन लॉयर में जो फ़र्क ये है कि एक अच्छे लॉयर को वकालत का और कानून का पता होता है और बेहतरीन वकील को कानून के साथ बाकी सब चीज़ों का भी पता होता है। तो बुक रीडिंग के बारे में आपका क्या व्यू है कि किस तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स को भी एक यंग लॉयर को टच करना चाहिए, किस हद तक करना चाहिए, और किस तरीके से अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो रिफ़ाइन करने चाहिए विद नो द लॉ? अच्छा, ये बिल्कुल सही बताया उन्होंने। और हमें भी जब ट्रेनिंग के सेशंस में हुआ करते थे, हमारे पीपल मास्टर भी हमें इन्हीं चीज़ों के बारे, एक जिस तरह इस लेक्चर के अगर आप शुरू वाले हिस्से में चले जाएं, तो मैंने कहा बताया आपको कि वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट ऑफ एडवोकेसी में एक लॉयर का नॉलेजेबल होना। अच्छा, नॉलेजेबल होना डज नॉट मीन स्पेसिफिक नॉलेज को लीगल एस्पेक्ट, नो।
आपको लिटरेचर का, फ़िलासफ़ी का, ग्रेट थिंकर्स का, इनका पता होना चाहिए, फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ का पता होना चाहिए, क्योंकि यू डोंट नो what is going to be asked in a court of law. Sometimes your argument may correspond or may be supplemented by some literature, some historical philosopher, some great thinker. So इसका बहुत अच्छा impact जाता है. I still remember कि in one of the cases I was with my father in the Supreme Court of Pakistan. तो I saw नईम बुखारी साहब. नईम बुखारी साहब जिस तरह क्लासिक इन्फ्यूजन करते हैं लिटरेचर की, मल्टीलिंगुअल होने का फ़ायदा उठाते हुए, उसके बाद आई एम नॉट सेइंग बायलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, उसके बाद वो जो उनकी स्किल है, रीडिंग स्किल, या उनकी जो, ही इज़ अ वेरी वेल रेड लॉयर. सो एक लॉयर का वेल रेड होना एडेड एडवांटेज है, क्योंकि अदरवाइज वो एक ह्यूमैनिटेरियन लॉ का कॉन्सेप्ट है, एथनोसेंट्रिसिज्म. So if you know specifically about law, you succumb to the injury of ethnocentrism. So if you know about many other factors, because law is not particularly relevant to a legal aspect. It has a social aspect, moral aspect, religious, cultural, उसके बाद historical, बहुत सारे aspects हैं. So इन सब का पता होना is a very good approach or very good skill a lawyer can possess, और इसका बहुत फ़ायदा होता है. Sometimes शेर व शायरी भी होती है, यानी let alone आप lawyers को छोड़ें, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स उठा के देखें, जवाद ख्वाजा साहब की जजमेंट्स उठा के देख लें, आसिफ सईद खान कोसा साहब की जजमेंट्स उठा के देख लें, मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट्स उठा के देख लें. सो यू फाइंड अ गुड फ्लेवर, अ पिंच ऑफ फ्लेवर ऑफ लिटरेचर, हिस्ट्री, उसके बाद क्या कहते हैं ग्रेट थिंकर्स की फ़िलासफ़ी, उनकी जजमेंट के अंदर. तो आप अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, जिसका आपको एडवोकेसी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. हमने दोस्तों ये भी देखा है कि जो जितने आपने बड़े नाम गिनवाए हैं, जिस तरह नईम बुखारी साहब भी, तो ये तो अपने आर्ग्यूमेंट्स के दौरान कोई हंसी मजाक भी शुरू कर देते हैं जज साहब के साथ, ताकि कोर्ट का जो मूड है वो थोड़ा लाइटर टोन के अंदर आ जाए. तो ये भी आपके क्लाइंट को आई गेस किसी न किसी हद तक बेनिफिट देता है कि आप जजेस का मूड थोड़ा टोन डाउन कर रहे हैं. विशाल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, a pleasant lawyer is always conducive in comparison to an aggressive lawyer. ठीक है. Now, pleasant lawyer does not mean, और ये jokes crack करना, ये does not mean that you go or you cross the line of civility. बिल्कुल. You maintain a certain standard. और सबसे बड़ी बात, नईम बुखारी साहब के लेवल के जो लॉयर्स हैं, या शरीफुद्दीन पीरज़ादा, सलमान अकरम राजा साहब, ये जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं, इनको इतनी लेवरेज मिल जाती है टू गो टू दैट लेवल, जो कि शायद एक यंग लॉयर को उस तरह ना मिले. बट एक यंग लॉयर के पास मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट है, मेक एन एक्सरसाइज ओवर देयर. बट ऑल यू हैव टू डू इज नेवर क्रॉस द लाइन ऑफ सिविलिटी. उस लाइन को क्रॉस नहीं करना. एक रीजनेबल, एक ऐसा जोक, ऐसा वाक़या, ऐसा रेफरेंस अपने आर्ग्यूमेंट में देना जो कोरस्पॉन्ड करता हो आपकी प्रोपोजिशन के साथ, वो ऑलवेज हेल्पफुल होता है, हमेशा. इट्स ऑलवेज हेल्पफुल. ठीक है. अच्छा सर, अगले अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आएँ. हमने नो द इफ़ेक्ट्स की बात की, नो द लॉ की बात की, नो द जज. आप नो द जज से मुराद ये तो नहीं कि मैं बता दूं कि ये वाला जज मेरा जानने वाला है, तो टेंशन नहीं लेनी. इस पर हमने टच तो किया, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि नो द जज के बारे में क्या मुराद है आपकी. अच्छा, नो द जज डज नॉट मीन कि मुझे उनकी सालगिरह का पता हो. वो फेमसली मुझे याद है, एक बड़े ज़बरदस्त जियो न्यूज़ के कोर्ट रिपोर्टर हैं जिन्होंने एक जज साहब के बारे में कहा था कि इनको खाने में सब्ज़ मिर्चें बड़ी पसंद हैं, और ये वो सब. एक लॉयर का हरगिज़ ये काम नहीं है कि वो नो द जज के अंदर इसको एक्यूमुलेट करे. बट नो द जज का मतलब ये है कि हर जज साहब का सबऑर्डिनेट जुडिशरी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक, हर केस को अप्रोच करने का एक डिफरेंट एंगल है, डिफरेंट स्टाइल है, और डिफरेंट ऑपरेशन है कि उसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा. फॉर इंस्टेंस,
एक जज साहब, ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है हमारे कि हम कहते हैं कि यार ये जज साहब जो है ना प्रोसिक्यूशन माइंडेड है, ठीक है, ये जज साहब डिफेंस माइंडेड है। अच्छा, ये जज साहब फैक्ट्स के ऊपर रहते हैं, ये जज साहब जजमेंट्स को बड़ा मानते हैं। सो इन ट्रिक्स एंड ट्रेड का पता होना बहुत ज़रूरी होती है, और उसके लिए हर सीनियर आपको एडवाइस करता है, और मेरी भी अपनी छोटी सी वकालत के अंदर एडवाइस होती है अपने एसोसिएट्स को या आपके सुनने वालों को, always and always visit the court before arguing. ठीक है, You must know कि इस जज साहब ने आपसे फैक्ट्स पहले लेने हैं, या ये जज साहब को फैक्ट्स का पता होता है और कहते हैं जी आप अपनी ग्राउंड से लिखवाएं क्या है आपकी। मैं आपको बड़ी एग्जांपल दूं कि एक ऑनरेबल जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, आजकल सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब। अच्छा, नकवी साहब के पास जब आप केस आर्ग्यू करते थे एंड यू आर इफ़ यू आर पुअर ऑन योर फैक्ट्स, तो जस्ट बी रेडी, ही इज़ गोइंग टू ग्रिल यू द वे यू विल नेवर सी कि किसी ने आपको इतने हार्डेस्ट वे से ग्रिल किया है, क्योंकि फौजदारी वकील के फैक्ट्स सीधे होने चाहिए। अच्छा, समटाइम्स आपसे होता है कि आपके फैक्ट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट वो नेग्लिजिबल पोजीशन में होने चाहिए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो कि आपके लॉ के ऊपर आपको एवेल्यूएट कर रहे हैं कि लॉ का कितना आपको पता है। सो इस वजह से आपको पता होना चाहिए इस जज साहब के सामने मैंने किस लाइन ऑफ एक्शन के साथ जाना है, किस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के साथ आना है। मैं यहाँ पे एक फेमस वाक़या आपको कोट करता हूँ। आई वॉज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब जो थे, नो व्हेन ही वाज इन द हाई कोर्ट, आई हर्ड दिस इंसिडेंट फ्रॉम अ फेमस लॉयर। जब खलीलुर रहमान रमदे साहब हाई कोर्ट में थे, और एवरी वन नोज दैट ही वॉज अ वेरी वोकल काइंड ऑफ अ जज एंड वेरी अप फ्रंट लाइक अल्फा इन द कोर्ट, ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ जज। अच्छा, खलीलुर रहमान रमदे साहब जो थे वो जजमेंट्स को इतना ज़्यादा वो यानी केस लॉज को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे कि जस्ट टेल मी द फैक्ट्स एंड व्हाट आर योर ग्राउंड्स फॉर द केस। तो एक वकील साहब यंग लॉयर उनके सामने पेश हुए और उन्होंने बहुत अच्छा आर्ग्यू किया, सुना उनको। सुनने के बाद जब वो फैसला लिखवाने लगे तो उस वकील साहब की गलती है कि उन्होंने कहा कि सर आई एम नॉट फिनिश्ड येट, I have to assist you to the extent of question of law as well in light of the judgments of the Honorable Supreme Court of Pakistan. Surprisingly, His Lordship Mr. Justice Khalilur Rahman Ramde, very unlike of him, he said, okay, carry on. उसने कहा जी SCMR this, SCMR this, SCMR this, PLD this, PLD this, Supreme Court. उन्होंने कोई 10-12 जजमेंट्स उन्होंने अपनी कोर्ट कर दी सुप्रीम कोर्ट की। तो रमदे साहब ने उनको कहा कि आर यू डन? ही सेड जी सर, आई हैव असिस्टेड दिस ऑनरेबल। मैं कहा बेल डिसमिस्ड, जाके सुप्रीम कोर्ट से बेल करवाएं आप। व्हेन यू आर सेइंग कि मैं तुम्हारे आई वाज गोइंग इन योर फेवर एंड यू आर सेइंग कि जी सुप्रीम कोर्ट दिस, तो ये देखना एक वकील के लिए बहुत ज़रूरी होता है उस वक्त एवेल्यूएट करे कि जज साहब क्या किस तरफ जा रहे हैं। समटाइम्स आपका कुछ ना बोलना भी आपकी फेवर में होता है। आई गिव यू एन एग्जांपल, देयर इज अ सिटिंग जज ऑफ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, वो बंदा जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब पूरी फाइल पढ़ के आते हैं बिल्कुल, एंड द मोमेंट यू एंटर टू द पोडियम फॉर द आर्ग्यूमेंट्स, ही सेज हाँ जी बताएं क्या आर्ग्यूमेंट है आपके। यानी यू डोंट हैव टू गो टू द FIR एंड एनेक्सर एंड एवरी, आपकी क्या ग्राउंड्स है। अच्छा, समटाइम्स ही सेज दैट जी मैंने पढ़ी है फाइल, जरा प्रोसिक्यूटर साहब आप कोर्ट को असेस करें ये कैसे बनता है। अब उस वक्त मैं बज़िद हो जाऊं कि नहीं सर मैंने आर्ग्यूमेंट करना है, तो जैसा कहेंगे फिर कर लो आर्ग्यूमेंट। सो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक आर्ट है जो एक लॉयर को पता होना चाहिए कि मैंने कब बोलना है, कब नहीं बोलना, कितना और किस वेपनरी के साथ अदालत के अंदर आना है। सो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी होती है एडवोकेसी के अंदर, कि जज का आपको पता होना चाहिए। और उसके लिए सबसे थंब रूल है कि बिफोर आर्ग्यूइंग योर केस बिफोर एनी जज, गो टू हिज कोर्ट 1 day बिफोर, 2 day बिफोर एंड कॉन्टीन्यूसली ऑब्जर्व कि सर इनका क्या व्यू है। अगर ये प्रोसिक्यूशन माइंडेड है तो मैंने सुप्रीम कोर्ट की किस जजमेंट से इनके प्रोसिक्यूशन माइंड को डिफेंस की तरफ
माइल करना है, अगर ये डिफेंस माइंडेड है तो मैंने किस तरह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से इसको अपनी तरफ माइल करना है। सो इस वजह से ये एक बहुत फैक्टर होता है और ज़्यादा बेहतर होता है कि जो अप्रिशिएट भी किया जाता है कि जब आप इन जजेस के पास पेश हो तो आपका जो प्रेसिडेंटल लॉ है, जो आपका केस लॉज है, वो लाजमी आपके पास होने चाहिए टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट। अच्छा, केस लॉज आपके पास होने चाहिए, बट आई सीन के कभी कभी जो लॉयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन भी कर देते हैं जस्टिस को, बहुत ज़्यादा जजमेंट्स पकड़ा के। हाउ मैनी जजमेंट्स आर इनफ जजमेंट्स के ठीक है इतनी पढ़ लेंगे, क्योंकि इतने केस लगे हैं, हालांकि आपका तो केस नहीं है, तो कितना टाइम होगा जस्टिस के पास कि वो पूरी स्कीम थ्रू करे आपकी 100 केसेस की जजमेंट को, फिर आपके हक में फैसला दे? एज आई सेड अर्लियर विशाल, एज आई सेड कि वो जो जज साहब ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो अल्लाह की एक अनायत और अता है। बिल्कुल। और वो अनायत और अता ऐसे नहीं हो जाती। दैट मीन्स एंड इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे, आपसे ज़्यादा काबिल, और एक फेमस कोटेशन है कि जी लॉ इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ऑन द स्लीव्स ऑफ अ जज। सो जो आप केस लॉ पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, आपसे पहले जज साहब के नॉलेज में होता है वो केस लॉ। सो समटाइम्स आपका सिर्फ सारी साइटेशंस को रेफ़र कर देना काफ़ी होता है, और उनमें से कभी कभार कुछ को डिटेल में पढ़ देना। सो अगेन इट वेरीज, हर जज साहब का अपना अपना तरीका है इसको लेके चलने का। बट अगर आप उनके एक सेट पैटर्न से अगेंस्ट जाते हुए अनकन्वेंशनल तरीके से जाएंगे जो कि उनके लिए अनकन्वेंशनल है, तो इट विल पुट यू इन एन ऑकवर्ड पोजीशन। सो जज साहब को फैसिलिटेट किया जाता है अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, अपनी उस स्कीम के थ्रू जिसको वो अदालत के अंदर लेके चल रहा है। सर अभी आपने बताया कि आप जज के कोर्ट में 2 दिन पहले चले जाएं। हाई कोर्ट की हद तक तो सारे सीनियर लॉयर्स इस चीज़ को एड्रेस करते हैं, अपने एसोसिएट्स को भी कहते हैं कि आप जाएं, जस्टिस को सुने, उनका डिमीनर देखें, उनकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें। क्या ये थंब रूल लोअर कोर्ट्स के लिए भी अप्लाई होता है? बिल्कुल अप्लाई होता है, बिल्कुल। देखें, बात सुने, सेक्शन 6 के अंदर जो ज़ाब्ता फौजदारी का हायरार्की ऑफ कोर्ट बता दी गई है। मेरे लिए एज अ न्यू एंट्रेंट एक मैजिस्ट्रेट का केस उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक मिड करियर या सीनियर लॉयर के लिए सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, वो तो इस्टेब्लिश लॉयर, मुझे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। सो जो भी हम बातें कर रहे हैं, ये आपकी ऑडियंस मस्ट एक्सरसाइज दीज थिंग्स टू द मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स। वो कोर्ट है, उसने उसी रिलीफ को ग्रांट करना है जो सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ ग्रांट हो सकता है। और समटाइम्स बहुत दिलेर किस्म के जजेस होते हैं कि जो आपका रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से बनता है वो मैजिस्ट्रियल लेवल पे भी हो जाता है, कोर्ट ऑफ सेशंस लेवल पे भी हो जाता है। सो आपको ये तमाम चीज़ें देखें, अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो इफ़ यू आर नॉट एक्विंटेड योर माइंड, इफ़ यू आर नॉट टेम्ड योर प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आके उन प्रैक्टिसेस को आप अडॉप्ट करेंगे? आई टेल यू, अभी आप हाई कोर्ट जाएं, बहुत सारे आपको लॉयर्स मिलेंगे जिनके पास कोई केस लॉ नहीं है, सिर्फ एक FIR होती है और उसके बाद वो वर्बल अपने आर्ग्यूमेंट्स कर देते हैं। इफ़ इट वर्क्स फॉर देम, फेयर इनफ, बट इफ़ मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो एक इस्टेब्लिश प्रैक्टिस है, ना कि पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, और आपके जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो आप इंग्लैंड और अमेरिका को देखें, सेट प्रैक्टिस हैं। सो आपको जो अपनी ये आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको बिल्कुल ऐसे ही हर उस अदालत में करना चाहिए एज इफ दिस इज़ अ कोर्ट ऑफ लास्ट इंस्टांस। सो आपने मेहनत अपनी पूरी उतनी करनी है। सर मेहनत अपनी पूरी उतनी करनी है। कोर्ट रूम की बात हो रही है तो अपने व्यूअर्स को कोर्ट रूम में लेकर चलते हैं। यंग लॉयर्स हैं, काफ़ी कैजुअल माहौल में रहते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट्स के अंदर, टाई भी नहीं लगाते कई दफ़ा तो, और कई दफ़ा बस जाके खड़े होकर बात शुरू कर देते हैं। जो हमने एक्सपीरियंस देखा, आपका चूँकि एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपने ज़्यादा इस चीज़ को अपनी नज़रों से गुजरते हुए देखा, तो हम चाहेंगे कि अपने व्यूअर्स को एक गाइडलाइन दें कि किस तरीके से कोर्ट को लेकर चलना है, किस तरफ खड़े होना है, किस तरह जजेस को एड्रेस करना है। बड़ी कन्फ्यूजन होती है, वो पूछते हैं कि मजिस्ट्रेट को माय लॉर्ड बोलते हैं या नहीं बोलते, या उसको जनाब कह के बात करनी है, अपनी प्रेसिडेंट किस तरह पकड़ानी है, रीडर से फ़ाइल किस तरह निकलवानी है। ये सारी चीज़ें भी जो चीज़ा बातें आपकी प्रैक्टिस से हम सीखना चाहेंगे और व्यूअर्स को सिखाना चाहेंगे, तो मैं चाहूँगा आप उससे भी कुछ कमेंट कीजिए। अच्छा, सबसे पहले आपकी ना प्रेजेंटेशन से जाते हैं। ठीक है। एंड प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स योर प्लीडिंग्स, एंड प्रेजेंटेशन ऑल्सो इंक्लूड्स योर ओन पर्सनैलिटी एज वेल। ठीक है। प्लीडिंग्स जो हैं, इफ़ दे आर मोर प्रेजेंटली प्रेजेंटेड, इट विल एड अ बेनिफिट टू योर केस। ठीक है। बट इट डज नॉट मीन कि आप आर्ग्यूमेंट कुछ ना करें और सारा कुछ अपनी वो खुशखती के ऊपर जोर डाल दें।
तो जी उससे वो आपको कोई फ़ायदा होगा? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हैज़ टू बी बैलेंस। इट हैज़ टू बी बैलेंस। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, लाहौर जैसे शहर के अंदर अभी भी मैजिस्ट्रेरियल लेवल पे काफ़ी हद तक जो आपकी प्लीडिंग्स हैं उनको उर्दू में किया जाता है। इसमें कोई ममानियत नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, जवाद ख्वाजा साहब की आपके पास, उनके फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं, कोई ममानियत नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ आपकी प्लीडिंग्स उर्दू में हैं, कंप्यूटर के ऊपर यानी इंग्लिश के अंदर हैं, वो कानूनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती हैं, तो फेयर इनफ, बिल्कुल सही है, कोई उसमें नहीं है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो ज़रूरी है आप इंडेक्स भी उसके साथ लगाएं और आप फैसिलिटेट करें बाय पुटिंग फ्लैग्स टू दोज डॉक्यूमेंट कि दिस डॉक्यूमेंट इज़ एन एक्सचर ए, दिस डॉक्यूमेंट इज़ एन एक्सचर बी, दिस डॉक्यूमेंट इज़ एन एक्सचर सी। तो उससे क्या होता है कि मल्टीफेरियस कागज़ों के अंदर जो पिन पॉइंटेड आप कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट इस एनेक्सर के ऊपर लगा हुआ है और ये उसका आपको फ़ायदा है। सो प्लीडिंग्स आपकी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। अच्छा, प्लीडिंग्स के साथ साथ लाहौर में तो ये प्रैक्टिस ना होने के बराबर है, बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन तहसील लेवल पे, सब तहसील लेवल पे आज भी जो एक यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट है वो फॉलो नहीं की जाती। कलर्ड कपड़ों में भी आप उधर पेश होते हैं, शलवार कमीज़ में भी पेश होते हैं। आई डोंट माइंड कि अगर आपने एज़ लॉन्ग एज़ इफ़ यू आर वेयरिंग अ शलवार कमीज़ और उसके ऊपर प्रॉपर वेस्ट कोट है, वो आपने प्रॉपर यानी कलर्ड आपकी शलवार कमीज़ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ इट्स बेटर टू वेयर अ यूनिफॉर्म विच इज़ रिक्वायर्ड बाय पंजाब बार काउंसिल लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो, और वो विच इज़ ब्लैक टाई एंड ब्लैक पेंट कोट, ये हो, साफ़ सुथरे कपड़े, साफ़ सुथरी पर्सनैलिटी। और इसको अगर मैं नटशेल में कहूँ, द मोर कंड्यूसिव पर्सनैलिटी यू हैव, ये ऐड करती है आपके प्रोफेशन के अंदर, आपके केस को हेल्प कर रही होती है। डायरेक्टली ना करे, इनडायरेक्टली ज़रूर कर रही होती है कि यार ये बंदा ही इज़ ऑलवेज प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द कोर्ट इन अ प्रॉपर यूनिफॉर्म, टाई क्लोज, बटन क्लोज, टाई टॉप हाई, उसके बाद पॉलिश शूज़ और साफ़ सुथरे कपड़े पहन के ये अदालत के अंदर पेश होता है। तो इट गिव्स अ गुड प्रोफेशनल इम्प्रेशन टू अ जज, to your opposite counsel, the lawyer sitting at your back on the chairs and the clients as well। और इस वजह से ये बहुत important factor होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। and there is no harm if you put a perfume on your uniform if you are smelling good, so you are more likely to be likable as compared to कि अगर आपके पास से स्मेल आ रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है।